फ्रेंड्स, छठी कक्षा में हम तीसरी प्रणाली पढ़ रहे हैं संख्याओं के साथ में। कल हम 3.5 प्रणाली के दो सवाल कर चुके थे। तीसरा सवाल देखिए, एक भाज्य संख्या के एक भाज्य संख्या, यहाँ पे देखो सवाल को समझिए पहले, ये कोई भाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। कोई भी भाज्य संख्या है और उसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इस अभाज्य गुणनखंड में किन किन गुणनखंडों को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें याद रखें, हमेशा उसमें एक तो संख्या होगी एक और एक होगी स्वयं संख्या। इन दोनों को हम अभाज्य गुणनखंडों में शामिल नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए एक भाज्य संख्या हम 10 लेते, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5। यहाँ पे देखो 10 बराबर अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। अब यहाँ पे हमने 1 और 10 को सम्मिलित नहीं किया है, यानी 1 को और स्वयं संख्या को। तो यहाँ पे इसका उत्तर केवल इतना ही होगा। याद रखना है कि भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन संख्याओं को शामिल नहीं किया जाता है, तो उसका उत्तर हमेशा होगा 1 और स्वयं संख्या। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तीसरे का, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक तथा स्वयं उस संख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 आ रहा है हमारा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो। देखिए, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की अगर पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी में तो 9 से बनती है, डिजिट 9 से संख्या बनेगी, और छोटी ये बड़ी में रहेगी। छोटी में क्या होता है, वहाँ पे शून्य का यूज होता है, 0 0 0। अब यदि आपसे 4 अंकों की पूछे तो 3 तो शून्य लगा दो, 1 ही, यानी कि इसको 4 अंकों में बनाना है। ये सबसे छोटी में आ जाएगी। जैसे 3 अंकों की पूछे तो 3 9 लगा दीजिए आप, 999 हो जाएगा, सबसे बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटी पूछे तो 2 शून्य लगाएंगे, 1 फिर 1 हो जाएगा। इस तरह से ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या होती है। हमारा चौथा सवाल क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर आपको 9 को 4 बार लिखना है, यानी कि 9999 आएगा। इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे 9999 लिखना है आपको, और इस तरह से अभाज्य गुणनखंड 3 का भाग जाएगा। विभाज्यता का नियम मैंने आपको लिखा दिया था, उसकी सहायता लें आप। तो 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 पुनः 3 का जाएगा। अब यहाँ पे 11 का जाएगा, तो 11, और यहाँ पे डायरेक्ट फिर 101 का जाएगा। 101 एक अभाज्य संख्या। इस तरह से यहाँ पे हम 9999 लिखेंगे, इसके आगे इसके अभाज्य गुणनखंड को गुणा में ले लेंगे। 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। इसमें देखो ये भाज्य संख्या थी 9999,
और इसमें एक और स्वयं संख्या नहीं आई है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड में हम एक और स्वयं संख्या को शामिल नहीं करते। ये पूरा आपको फेर में उतारना है, ये भी उतारना है। नेक्स्ट 5वां सवाल देखिए। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, ये आप खुद करेंगे। मैं यहाँ पे 5वां सवाल नोट कर देता हूँ आपको। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। सेम चौथे सवाल के सही है। इसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, फिर इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड करना है। सवाल नंबर 6 देखिए। 6 सवाल अच्छा है। 1729 है। 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1729 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको। इस तरह से मिटा देता हूँ इसको। सबसे पहले इसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हमें विभाज्यता के नियम याद होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इसमें किसका भाग जाता है। इससे इसमें 2 का भाग बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि यह है इकाई अंक, इसमें 9 है। इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग जाता है। उसके बाद में अंकों का योग करके देखेंगे। 9 और 2 11 होते हैं, 11 और 7 18, 19 होता है। अंकों के योग में 19 में न तो 3 का भाग जाता है न 9 का, इसलिए इस संख्या में 3 और 9 का भाग नहीं जाएगा। 4 का भाग जाएगा भी नहीं, क्योंकि यदि किसी संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है तो उसमें 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्या किसी का भी नहीं जाएगा। उसके बाद में ये भी याद रखो कि कोई भी विषम संख्या है उसमें सम संख्या का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में हम लोग इसमें 5 का चेक करते हैं। तो 5 में इकाई अंक 0 होना जरूरी है या फिर 5 होना, तो ये दोनों नहीं है तो नहीं हो। 6 का देना नहीं है क्योंकि एक सम संख्या है 6। अब 7 का इसमें चेक कर लेते हैं। तो 7 का भाग देख के चेक कर लेना, 7 का चला जाएगा। 7 दूनी 14, 3 बच गए, 7 चौक 28, 4 बच गए और 7 7 49। इस तरह से इसमें 7 का। उसके बाद में इसमें 7 का पुनः नहीं जाएगा। 7 ही 21, 3 हो गया, फिर होता 7 तो 37 है, 37 में नहीं जाता। डायरेक्ट हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तो 13 का जाएगा। 13 एकम 13, 13 9 117, फिर 19 का एक। इस तरह से 1729 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो यहाँ तो लिखेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे उसने ये दिया है सवाल में, देखो ध्यान से सुनो, उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन गुणनखंडों को आप आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखोगे। बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या क्या है, पहले तो लिखो 1729 बराबर लगा के 7 गुना 13 गुना 19। इस तरह से ये इसके अभाज्य गुणनखंड, और इनको हमने आरोही क्रम में लिख दिया है। यदि अवरोही क्रम में पूछे तो पहले 19 आएगा, जिसको हम घटता क्रम कहते हैं। अब यहाँ पे देखो आगे और पूछा है, अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। अब आपको इन दोनों क्रमागत अभाज्य गुणनखंड नहीं 7 13 13 19, इनमें कोई संबंध दिखाई दे रहा है तो वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले संबंध देखते हैं। 13 में से 7 घटाया, दोनों का अंतर हो गया 6। 19 में से 13 घटाया, अंतर हो गया 6। तो यहाँ पे अंतर आपको बराबर दिखाई दे रहा है, तो आप ये लिख दोगे इसमें 2 अभाज्य गुणनखंडों में अंतर 6। इस तरह से इसका आंसर होगा।
उसके बाद में 7वां सवाल देखिए। 7वां सवाल में बताने से पहले आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना कि 3 क्रमागत संख्या होती है ना, क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याओं को यदि हम लोग उनको गुणा कर देते हैं तो उनका जो गुणनफल है वो सदैव 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव, ये याद रखना भैया, 3 से विभाज्य होता है। देखिए यहाँ सदैव 3 से विभाज्य होता है। तो देखिए इसमें हम कुछ उदाहरण लेते हैं। कोई भी 3 क्रमागत संख्या ले लो। पहले हम सवाल को देखते हैं। 7वां सवाल हमारे पास क्या है? 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। हम इसको कारण भी बताएंगे, अभी आपको देखना। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो चूंकि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 3 से भाज्य होता है। जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ पे ध्यान दें, ये क्रमागत संख्याएं हैं और इनको गुणा कर दिया हमने तो 6। इसी तरह से आप 5 गुणा 6 गुणा 7, 5 गुणा 6 गुणा 7 इस तरह से ले लो। तो ये 6 5 30 हो गया, 6 को 5 से गुणा किया 30 आ गया। 30 को फिर हम लोग यहाँ पे 6 5 30, 30 को 7 से गुणा किया 210। इसी तरह से जैसे एक और लेते हैं 11 गुणा 12 गुणा 13, इन तीनों को आप लोग गुणा करोगे 1716। इसी तरह से एक और लेते हैं हम 20 गुणा 21 गुणा 22, 20 गुणा 21 गुणा 22, ये क्रमागत 3 संख्याएं हैं। इनको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 9240। इस तरह से मैंने 4 उदाहरण दिए। आप कोई भी 4 उदाहरण या 5 उदाहरण या 3 उदाहरण ले सकते हो। अब ये सदैव 3 से विभाज्य है, चेक करते हैं इसको। सदैव 3 से विभाज्य है कैसे? सबसे पहले इनका जो गुणनफल आ रहा है ना, ये 6, इसमें अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग, जैसे एक ही अंक की संख्या है, अंकों का योग हुआ 6 और 6 में 3 का भाग जाता है। इसके अंकों का योग 2 और 1 3 हो गया, 3 में 3 का भाग जाता है, पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। उसके बाद 6 1 7, 7 और 7 14, 14 1 15, 15 में 3 का भाग जाता है। अंकों का योग करके चेक कीजिए ना, अंकों का योग, और 0 4 4 हुआ, 4 में 2 2 6, 9 और 6 15 हो गया। इस तरह से अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसलिए ये कथन बन जाता है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 3 से विभाज्य है। उसके बाद में आगे चेक करते हैं हम। इसमें 7वें सवाल में हमें ये दिया है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। 3 से तो होता है, इसमें 6 लिखना, 6 दिया है सवाल में, तो आप 6 का चेक करोगे। 6 का चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को 2 से विभाज्य का नियम लिख दो। इसमें संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, तो यहाँ पे देख लो, इसमें सभी में इकाई अंक 0 और 6 आ रहा है, या फिर कोई अन्य 2 4 6 8 आएगा। इनमें से 3 से विभाज्य अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाए। किसी भी संख्या के अंकों का योग करते हैं तो उसमें 3 का भाग जाएगा, ये मिल कर दिया। इसलिए संख्या 6 से भी विभाजित
ये बात आपको याद रखना है कि 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल सदैव 3 से भाज्य होता ही होता है। साथ में ये भी पूछ लिया हमें 7वें सवाल में कि 3 क्रमांकित संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य के लिए हम लोगों को ये नियम दिखाना पड़ेगा, 2 से विभाज्य और 3 से विभाज्य का। उसके बाद में है 8वां सवाल देखते हैं। इसमें 2 क्रमांकित विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। 2 क्रमांकित विषम संख्याओं का, तो इस तरह से इस कथन के लिए कुछ उदाहरण दीजिए। 8वां सवाल देखिए, आठवां 2 क्रमांकित विषम संख्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चूंकि 2 क्रमांकित विषम संख्याओं का योग 2 क्रमांकित विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। जैसे कोई भी क्रमांकित विषम संख्या उठानी आपको, जैसे 3 + 5 8, इसी तरह से 7 और 9, 7 और 9 16 हो गए। उसके बाद में हम लोग जैसे मान लो 11 + 13 24, और ये संख्या सारी 4 से विभाज्य है। इस तरह से आपको 2-3 उदाहरण दे देंगे। 9वां सवाल देखें। इसमें निम्न में से किन व्यंजकों का, ये आप लोग स्वयं करेंगे, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, आपको केवल बताना है इनमें कि अभाज्य गुणनखंड किन में किए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 24 है, इसमें 2 × 3 × 4 है। अभाज्य गुणनखंड के लिए याद रखें कि हमें ये संख्याएं चेक करनी है, इनमें किसी संख्या के और अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं तो वो अभाज्य नहीं होगी, अभाज्य गुणनखंड नहीं किए हुए। तो यहाँ पे देखो 2 के अभाज्य गुणनखंड नहीं होते, गुणनखंड और नहीं होते, 3 के भी गुणनखंड नहीं होंगे अभाज्य, और 4 के यहाँ पे हो जाएंगे 2 × 2, इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड नहीं किए हुए हैं, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इस तरह से आपको इसमें चेक करके लिखना ही है। तो बी, सी और डी, इसके अंदर 4 सवाल है, ये स्वयं कर लोगे। जैसे 56 है, 1 × 7 × 2 × 2 × 2, इसमें आप लोग सभी संख्याओं को चेक लो। जैसे 1 अभाज्य गुणनखंड 7, यानी कि आपको ये देखना है ये जो संख्या है ना, ये अभाज्य संख्याओं के रूप में है या नहीं है, ये सारी अभाज्य संख्याओं के रूप में है या नहीं। यदि अभाज्य संख्या नहीं है, कोई सी भी इनमें भाज्य संख्या आ जाती है तो वो अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। इसी तरह से 70 का दिया हुआ है, 2 × 5 × 7, और 54 का दे रखा है इसमें 2 × 3 × 9। इस तरह से आप लोग इसमें चेक कर लो। बाकी सवाल हम कल देखेंगे।